जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस के दूसरे सेट के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने पहले साइंस सेट का डिस्कशन देखा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग साइंस सेट 2 की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों में तो दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, तो फिर आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के आंख में समान रूप से कितने दृष्टि दोष देखने को मिलते हैं। तो आप सभी कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन समान रूप से दो तरह के दृष्टि दोष देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? तो पहला कहते हैं आप निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को निकट का तो वस्तु दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिख पाता है। और दूसरा सर दूर दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। ध्यान में रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और आप सभी को ये भी मालूम है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप कहते हैं सर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कहाँ हो रहा है दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग? ध्यान में रखिएगा कि एक अलग तरह का भी दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर इसी को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है? तो जो व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है यानी कि प्रेस बायोपिया से पीड़ित होता है, उसको न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति प्रेस बायोपिया से पीड़ित है उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेस बायोपिया से पीड़ित होता है उसको मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। और इसीलिए प्रेस बायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप कह रहे हैं बाइफोकल लेंस यानी कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो आप सभी कहेंगे प्रेस बायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है सर? तो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होता है। अब आप कहेंगे सर अब तो आंसर मिल गया, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आप सभी ये कंफ्यूज करते रहते हैं कि बाइफोकल लेंस में अवतल लेंस ऊपर होता है या फिर उत्तल लेंस ऊपर होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बाइफोकल लेंस में ऊपर में कौन लगा हुआ रहता है? तो सर अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। और नीचे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो सर उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से आंख में होने वाली आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आंख में होने वाली आनुवांशिक बीमारी कौन सी है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे वर्णांधता। क्या कहेंगे? वर्णांधता। और इसी को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी इसका कोई इलाज होता है? ये लाइलाज है बउआ, इसका कोई इलाज नहीं होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति आपका कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होता है यानी कि जिसको वर्णांधता होता है, वो कौन से कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है? कौन से कलर को नहीं पहचान पाता है? आप सभी याद रखेंगे लाल और हरा कलर को नहीं पहचान पाता है। ध्यान में रखिएगा कि रेलवे में नौकरी के लिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लाल और हरा कलर को पहचान ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से आप ट्रेन को रोक पाएंगे और कहाँ से आप चला पाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश डैश होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य टोटल किया गया काम कितना है? 30 जूल है, तो इस दोनों ही बिंदुओं के बीच कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? आप कहेंगे सर कैसे बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन करेंगे और फिर जो फॉर्मूला लगेगा उस पर लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य, यानी कि विभवांतर कितना है सर? तो विभवांतर है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। कितना कार्य किया जा रहा है? तो सर कार्य है 30 जूल। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा, यानी कि Q का वैल्यू क्या होगा? आवेश आपको निकालना है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर कार्य बटा आवेश होता है, W बटा Q होता है। ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश क्या होगा, जबकि विभवांतर दिया हुआ है और किया गया कार्य दिया हुआ है। आप सभी कहेंगे कि कैसी बात हो रहा है सर? W इक्वल टू हो जाएगा VQ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमसे पूछा जा रहा है Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई V हो जाएगा। किया गया कार्य कितना है? 30 जूल है। विभवांतर कितना है? 10। कट के कितना आ जाएगा? आप सभी कहिएगा सर 3 कूलम। तो ये बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो हमको ये बताइए कि समान त्वरित गति का समीकरण कौन कौन सा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक समान त्वरण के लिए या समान त्वरित गति के लिए, समान त्वरित गति के लिए आपके पास टोटल 3 समीकरण है। कितने समीकरण है सर? 3 समीकरण है। कौन कौन सा? तो पहला समीकरण है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है सर? त्वरण है, और t क्या है सर? समय है। दूसरा आपका जो समीकरण है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है सर? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, अब बाकी आप समझ रहे होंगे। तीसरा आपका होता है समीकरण सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा समीकरण कौन सा है? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों क्या है सर? तो समान त्वरित गति के लिए समीकरण है। आपको इसका क्रम भी ध्यान में रखना होगा। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि समान त्वरित गति के लिए पहला समीकरण कौन सा है। तो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो पहला समीकरण है, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो दूसरा समीकरण है, और जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सर वो तीसरा समीकरण है। ध्यान में रखिएगा कि आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति के लिए समीकरण नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में इन तीनों को छोड़ करके जो ऑप्शन है वही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, अभी जस्ट आपने बताया है, ये तो गति का तीसरा समीकरण है। दूसरा आपका ऑप्शन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप कहेंगे सर अभी जस्ट बताया पहला समीकरण है। और तीसरा आपका ऑप्शन है v माइनस यू इक्वल टू ए प्लस टी, इसका तो कहीं से कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और चौथा ऑप्शन है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि समान त्वरित गति के लिए ये तीनों समीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या नाम लें, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों ही समीकरण जो हैं ये गैलीलियो बाबा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था सर? गैलीलियो बाबा के द्वारा दिया गया था। हमेशा ध्यान में रखिएगा, गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, और गति के नियम भी कितने हैं सर? 3, जिसको आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे गति का नियम पूछे तो न्यूटन का नाम लेंगे, और जब आपसे ये पूछे कि गति के लिए समीकरण किसने दिया तो आप किसका नाम लेंगे? गैलीलियो बाबा का नाम लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया जाता है, या आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर आधारित नहीं है। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रह के चारों ओर सूरज की गति। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रमा और सूरज के कारण ज्वार भाटा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, हम सबों को मालूम है कि ये गुरुत्वाकर्षण के चलते ही संभव हो पाता है। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रह के चारों ओर सूरज की गति, सर ये तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि ग्रह के चारों ओर सूरज की गति के लिए केपलर ने नियम दिया था। और कितने नियम दिया था सर? तो 3 नियम दिया था। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सर ये भी ग्रेविटेशन के चलते ही संभव हो पाता है। और जो आपका चंद्रमा और सूरज के कारण ज्वार भाटा उठता है, सर वो भी ग्रेविटेशन के चलते संभव हो पाता है। जबकि हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें कहा जा रहा है ग्रह के चारों ओर सूरज की गति, ये किसके नियम पर आधारित है? तो केपलर के नियम पर आधारित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ग्रह के चारों ओर सूरज के गति के लिए केपलर ने कितने नियम दिए थे और वो नियम क्या था। तो आइए उसकी भी बात करते हैं कि ग्रह के चारों ओर सूरज की गति के लिए केपलर ने कितने नियम दिए थे। तो सर 3 नियम दिए थे। और वो नियम कौन कौन सा था? तो पहला नियम था आपका कि प्रत्येक ग्रह सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। पहले नियम में इन्होंने क्या बताया? तो पहले नियम में इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह हैं वे सब के सब सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। और दूसरे में क्या बताया सर? कि प्रत्येक ग्रह का एरियल वेलोसिटी निश्चित रहता है, यानी कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो कांस्टेंट रहता है। ध्यान में रखिएगा, एरियल वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर क्षेत्रीय वेग कहते हैं। और फिर अपने तीसरे नियम में इन्होंने बताया कि परिक्रमा करने में लगा समय का वर्ग ग्रह की सूरज से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तीसरे नियम में क्या बताया कि जो आपका ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसका वर्ग और ग्रह से सूरज की जो औसत दूरी होती है जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं उसके घन के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि तीसरे नियम से कौन सा संबंध आता है? तो सर t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ ये संबंध आता है। तो आप इस तीनों लॉ को भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि की प्रबलता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि की आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि का संवेदन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है संगीत। क्या होगा इसका आंसर? भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सर माध्यम की जरूरत होती है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। आप सभी कहते हो कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह हमें क्या देती है सर? सुनने की संवेदना प्रदान करती है। यानी कि ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कान तक पहुंच करके क्या देती है सर? ध्वनि का संवेदना प्रदान करती है। तो आप क्या कहेंगे सर? हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि जो है ये किस प्रकार की तरंग है? आप सभी कहेंगे सर ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है सर? अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है और ध्वनि आपका सबसे स्लो किस माध्यम में चलता है? तो सर हवा में। आप ये कह सकते हैं कि सबसे तेज ठोस में चलती है और सबसे स्लो सर किस में चलती है? हवा में चलती है। अगर कोई ये पूछ ले कि ठोस में ध्वनि का स्पीड कितना होता है? आप सभी कहना 5000 मीटर पर सेकेंड। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है तो आप सभी याद रखना 340 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ये पूछ ले कि ये बताओ चला कि द्रव में ध्वनि का वेग कितना होता है तो सर 1500 मीटर सेकेंड। कितना होता है सर? 1500 मीटर पर सेकेंड। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ध्वनि का क्या नहीं बदलेगा। ध्यान में रखिएगा कि जब ध्वनि आपका एक माध्यम से
जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्वनि का जो आवृत्ति होगा, ध्वनि का जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा सर, अनचेंज रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि के आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब आप ध्वनि के चाल और तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, ध्वनि के चाल और तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होगा सर, बदल जाएगा। चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होगा सर, बदल जाएगा। ध्यान में रखना चला। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, तो आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। मैंने बोला आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है। आकृति से आप आवृत्ति याद रख लेना, क्या हर्ज से आप सभी याद रख लेना। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, तो सर हर्ज होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो एक सेकेंड में ध्वनि तरंग जो है कितना बार कंपन करती है उसी को क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में ध्वनि की प्रबलता भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता का मतलब क्या हुआ कि ध्वनि कितना तीव्र है। और ध्यान में रखिएगा ध्वनि की तीव्रता भी क्या है सर, एक भौतिक राशि है। और ध्वनि की तीव्रता का भी एसआई यूनिट होता है। और ध्वनि की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सर ध्वनि की तीव्रता का ऐसा यूनिट होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा कि इसी ध्वनि की तीव्रता का जो आपका प्रयोगात्मक मात्रक होता है वो क्या होता है सर, बेल होता है। और बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार के बराबर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के भार से कम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है शून्य। आप सभी को याद होगा कि जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे भार नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्क्षेप क्या होगा जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाएगा। आप कहेंगे ये उत्क्षेप क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु को आप द्रव में डुबोते हैं, जब भी किसी वस्तु को आप द्रव में डुबोते हैं तो आप देखते हैं कि वो वस्तु क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऊपर की ओर आ जा रहा है वस्तु, इस पे क्या होता है सर, तो पानी के द्वारा एक बल लगाया जाता है। पानी के द्वारा क्या होता है सर, बल लगाया जाता है। और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्षेप बल कहते हैं। तो आपसे कभी भी कोई ये पूछे कि उत्क्षेप बल क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, जल की सतह के द्वारा या जल के द्वारा या फिर द्रव के द्वारा वस्तु पे ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप बल कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि इस वस्तु के द्वारा नीचे की ओर भी बल लगाया जाता है और इस बल को हम लोग क्या कहते हैं सर, वस्तु का भार कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है, ये लीजिए आपका ये कोई वस्तु है और ये द्रव में क्या है सर, डूबा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऊपर की ओर उत्क्षेप बल लगेगा, जो ऊपर की ओर उत्क्षेप बल लगेगा वो क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है, जब भी कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो जो उत्क्षेप बल होता है सर वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, तो सर वस्तु के भार से कम होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि किस स्थिति में उत्क्षेप बल ज़्यादा होता है और किस स्थिति में वस्तु का भार ज़्यादा होता है। तो एक डायग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको बस ये डायग्राम याद रखना है, बाकी सारे चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका ये एरो का चिन्ह नीचे है ये वस्तु के भार को इंगित कर रहा है और ये जो एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है वो क्या कर रहा है सर, उत्क्षेप बल को इंगित कर रहा है। और मैंने यहाँ पे तीनों ही कंडीशन को लिख दिया है और आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका W है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं, और ये W डैश जो है इसको हम लोग उत्क्षेप बल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से ज़्यादा होगा, जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी सर, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वस्तु द्रव में क्या हो जाएगी सर, डूब जाएगी। ध्यान में रखिएगा जब भार ज़्यादा होगा तो उत्क्षेप बल कम होगा और यही चीज़ आपसे क्वेश्चन करा गया था। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल के बराबर हो जाए, जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल के बराबर हो जाए तो क्या होगा सर, वस्तु जल के सतह के नीचे तैरते रहेगा, वस्तु जल के सतह के नीचे तैरते रहेगा।
हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भार और उत्क्षेप बल दोनों बराबर हो जाएगा तो वस्तु क्या होगा सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जल के सतह के नीचे तैर रहा है। और ध्यान में रखिएगा जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से क्या हो जाए, कम हो जाए, जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से कम हो जाए यानी कि उत्क्षेप बल ज्यादा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का कुछ भाग द्रव के सतह के ऊपर रहेगा और वस्तु क्या कर रही होगी सर, तैर रही होगी। तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखना है कि जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से क्या होगा सर, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा सर, डूब जाएगी वस्तु। और जब भार और उत्क्षेप बल दोनों बराबर हो जाएगा तो वस्तु जल के सतह के नीचे तैरते रहेगी। और तीसरे कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि जब वस्तु का भार उत्क्षेप बल से कम होगा यानी कि उत्क्षेप बल ज्यादा होगा तो वस्तु का कुछ भाग द्रव सतह के ऊपर रहेगा और वस्तु क्या करती रहेगी सर, तैरती रहेगी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है बल वेग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बल त्वरण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बल विस्थापन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बल संवेग। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जोड़ा का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक समान होता है। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो भाई मेरे आपको यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद रखना होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद रखना होगा। अच्छा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो आप सभी कहते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है और ये जो त्वरण उत्पन्न होता है वो बल की दिशा में होता है, यानी कि जिधर हम बल लगाएंगे उधर ही क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका दिशा हमेशा एक समान होता है, तो आप कह रहे हैं सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण बल की दिशा में होगा, तो बल और त्वरण का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बल और त्वरण क्या है सर, दोनों ही सदिश राशि हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि बल का व्यंजक किसके नियम से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोगों को बल के लिए इक्वेशन मिलता है, यानी कि F = ma मिलता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से किसका परिभाषा मिलता है, तो आप कहेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा मिलता है। और फिर अगर ये पूछा जाए कि जड़त्व का नियम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नियत रहता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे सर याद ही नहीं रहता है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी के मान की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं सर पृथ्वी तल पर जी का मान, पृथ्वी तल पर जी का मान पृथ्वी के पोल पर मैक्सिमम होता है, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल बोले तो ध्रुव पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो विषुवत रेखा होता है यानी कि जो इक्वेटर लाइन होता है उस पे क्या होता है सर, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि ये चीज कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी तल पर होता है। कहाँ पे होता है, पृथ्वी तल पे होता है। अगर आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो आप सभी क्या कहते हैं सर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। ये बात तो पहले से क्लियर है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा। साथ ही साथ आप ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी तल से आप जैसे ही नीचे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा सर, जी का मान घटेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है सर, घटता है, यानी कि घटेगा। और पृथ्वी तल पर जी का मान मैक्सिमम कहाँ होगा, तो पोल पे होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर होगा। ऊपर या नीचे जाएंगे तो घटेगा। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने अभी जस्ट बताया कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे होगा, पृथ्वी तल से नीचे होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे बाकी के 3 ऑप्शन नहीं समझा है, तो देखिए आपके दूसरे ऑप्शन में लिखा है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, तो पहले ही उल्टा लिखा हुआ है चेला। कैसे? ध्रुव पर ज्यादा होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम। क्वेश्चन के ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है कि विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है और ध्रुव पर कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो चल गया खोपचा में। नेक्स्ट है आपका नियत रहता है। नियत रहता है तो ईमान घटवे बढ़वे करता है। अब फिर आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। अब ये ना बताएं ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, जोड़ें, विभाजित करें, घटाएं। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे। जब भी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहेंगे तो 273 जोड़ेंगे। अच्छा देखो ये चीज़ याद नहीं रहता है बहुत सारे लोग को, तो आपको तो ये याद रहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, तो आप सभी कहते सर 373 केल्विन होता है। आप ये चीज़ रटते रहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन होता है। भाई मेरे आप करते क्या हो? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 273 ऐड करते हैं इसीलिए ये 373 आता है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए -273 करते हैं। क्या करते हैं सर? -273। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो झट से इसमें से 273 घटा लेना, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें क्या होता है? एक संबंध होता है, और आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। आप सभी कहेंगे कि सर C/5 = F-32/9, ये क्या है सर? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। अच्छा ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट ये सब क्या है सर? ताप मापने का स्केल है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल और इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बस इस वैज्ञानिक का नाम आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेरा ब्लू XT TJ नामक एक स्मार्ट ग्लोब है जो कि मिर्गी का संकेत देता है। इस चीज़ का खोज या आविष्कार किसने करा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने मिर्गी के संकेत देने वाले स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर ये मिर्गी बीमारी क्या होता है? मिर्गी बीमारी क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका मिर्गी बीमारी है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है सर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अच्छा इसमें होता क्या है? तो जो व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित रहता है उसके दिमाग में असामान्य तरंगे चलने लगती है, जिसके चलते उसका जो आवाज़ है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, उसका शरीर जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है और वो अजीब तरह का हरकत करना शुरू कर देता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मिर्गी क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? तो हमारे माइंड में असामान्य तरंगे चलने लगती है जिसके चलते हमारे शरीर का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। और आपसे कोई ये पूछ दिया जाए कि मिर्गी के संकेत के लिए स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने करा, तो राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने करा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है परमाणुकता, अनुभारता, सामान्यता, संयोजकता। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर कोई भी तत्व जब दूसरे तत्व के साथ जुटता है, मान लीजिए कि ये तत्व A है और ये तत्व B है, जब A B के साथ जुटेगा तो किस लिए जुटेगा सर? तो सर अपना अष्टक पूरा करने के लिए जुटेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जुटेगा। सर ये जो जुटता है वो कैसे जुटता है? आप कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जुटता है।
आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि किसी भी तत्व के द्वारा उसके बाह्यतम कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजक शक्ति होती है वो क्या कहलाती है सर? तो उसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी कि संयोजकता कहलाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर अब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व की जो संयोजक शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता क्या होता है? तो किसी तत्व के बाह्य कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाता है वो क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि संयोजी कक्षा क्या होती है, यानी कि वैलेंस सेल क्या होती है, तो किसी भी तत्व के जिस कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा कहते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा होता है वो क्या कहलाता है? संयोजी सेल कहलाता है, संयोजी कक्षा कहलाता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में परमाणुकता दिया हुआ है, परमाणुकता दिया हुआ है, ये क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, परमाणुकता को हम लोग अंग्रेजी में एटॉमिसिटी कहते हैं। और ये किसका होता है? तो सर ये अणु का होता है। आप कहिएगा ये होता क्या है? तो किसी भी अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, ये क्या है सर? आप कहेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? आप कह रहे सर 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की परमाणुकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि नाइट्रोजन अणु यानी कि N3 अणु की परमाणुकता कितनी होगी, आप कहेंगे नाइट्रोजन के 3 परमाणु हैं इसीलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है वही उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अनुभारता भी दिया हुआ है। गुरुजी ये अनुभारता कुछ नहीं है, अनुभार को ही यहाँ पे क्या लिख दिया गया है सर? ता लगा करके अनुभारता कर दिया गया है। अनुभार आप सभी समझते हैं किसका निकलता है? यौगिक का निकलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO जब रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ तो Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये क्या बना ले रहा है सर? मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस में सर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग ऑक्सीकरण की बात करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीकरण की बात करते हैं या फिर अवकरण की बात करते हैं तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब किसी पदार्थ में क्या होता है सर? हाइड्रोजन जुटता है तो हम लोग कह रहे हैं सर उसका अवकरण हो रहा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो आपका अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, तो किसमें सर ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? आप सभी देख रहे हैं कि ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब जुट रहा है तो मैग्नीशियम को अलग कर दिया जा रहा है, जबकि ये ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ जुट जा रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुट जा रहा है। और क्या बना ले रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपका ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होता है तब उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग और लेंदी प्रोसेस में भी देखते हैं ऑक्सीकरण और अपकरण को, तो हम लोग और इसमें क्या जोड़ देते हैं? आप सीधे तौर पे तो कहते हैं सर ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन हटे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। यह बतवा अपकरण में लेके चलाइएगा, तो हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपकरण कहेंगे। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद रख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13,
क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है HNO3, CH3, COOH, H2SO4, HCl। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों एसिड में से कौन सा पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करेगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया गया। बहुत ही हलवा सा सवाल है, ध्यान दीजिए। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है HNO3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका HCl। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जितने भी एसिड होते हैं वो पानी में घुलने पर क्या देता है सर, H+ आयन देता है। और हमेशा आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो एसिड होते हैं सर वो कितने होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, तो सर वैसा अम्ल जो पानी में घुलने पर ज़्यादा H+ आयन देता है। वैसा अम्ल जो पानी में घुलने पर ज़्यादा H+ आयन प्रदान करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो आपका दुर्बल एसिड होता है वो पानी में घुलने पर कम H+ आयन देता है, यानी कि वैसा अम्ल जो पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है जिसको आप HNO3 कहते हो, जो आपका HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो आपका H2SO4 है, ये सब के सब क्या है सर, तो सर ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, यानी कि पानी में घुलने पर ज़्यादा H+ आयन प्रदान करता है। और जितने भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक बोले तो जो आप पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप चींटी से फॉर्मिक एसिड प्राप्त करते हो, या फिर साइट्रस एसिड जो आपको नींबू से प्राप्त होता है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करता है। जबकि आपका यहाँ पे जो CH3COOH है ये क्या है सर, तो आप कहते हैं सर ये तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, यानी कि एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड क्या होता है सर, सर कमजोर अम्ल होता है, और ये जब पानी में डिजोल्व होगा तो कम H+ आयन प्रदान करेगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 और HCl ये सब के सब क्या है, प्रबल अम्ल है। जबकि CH3COOH जो कि आपका एसिटिक अम्ल है ये क्या कहलाता है सर, दुर्बल अम्ल कहलाता है। और जो भी दुर्बल अम्ल होते हैं पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा जा रहा है कि NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, मंद अम्ल और मंद क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बात है, हम लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि NaCl जो है वो एक लवण है और इसी को साधारण लवण भी बोला जाता है, इसी को टेबल साल्ट भी बोला जाता है। हम सबको इतना पता है और ये भी जानते हैं कि ये जो लवण है ये किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है, किस अभिक्रिया के थ्रू बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के थ्रू बनता है। कैसे, तो आप सभी कहते हैं सर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है तब ये NaCl प्लस H2O बनाता है, यानी कि जो हमारा साधारण लवण NaCl है वो किसके किसके अभिक्रिया के कारण बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के कारण बनता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, मंद अम्ल और मंद क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, और फिर ऑप्शन दिया हुआ है मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। इसमें आंसर क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा कि जो लवण होते हैं ना, जो साल्ट होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अम्लीय लवण, और दूसरा होता है आपका भास्मीय लवण या भास्मिक लवण, और तीसरा होता है आपका उदासीन लवण। ये बस आपको 3 कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप कहेंगे अम्लीय लवण कब बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, आप कहते हैं सर बेस है, और ये जो HCl है ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस और एसिड या फिर एसिड और बेस अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है। बिल्कुल सर। तो अम्लीय लवण जब आपका बनेगा तो सर जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा
तब बताइए कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज किसका दिखेगा। आप कहेंगे कि सर अम्ल यहाँ पे मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि अम्ल का प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा, और जब आपका दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगा, तब क्या बनेगा, तो सर भस्मिक लवण बनेगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनेगा, तो सर उदासीन लवण बनेगा। यानी कि जो आपका न्यूट्रल साल्ट होगा उसको बनने के लिए प्रबल एसिड की जरूरत होगी और प्रबल बेस की जरूरत होगी। और उदासीन लवण कौन होता है, तो सर ये है जो NaCl है, ये क्या होता है सर, उदासीन लवण होता है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NaCl एक लवण है जो बनता है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से। आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी में दिया हुआ है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 5, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये बात कैसे याद होगा। बिल्कुल आपको याद रहेगा, बस एक नंबर सीरीज याद रखना है। कौन सा नंबर सीरीज, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में कितने तत्व होंगे, तो आप ये सीरीज याद रखिएगा 2 8 8, 18 18, 32 32। बस आपको ये नंबर सीरीज याद रखना है। क्या नंबर सीरीज है सर, 2 8 8, 18 18, 32 32। ध्यान दीजिएगा, ये पहले लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहला आवर्त समझेंगे। क्या समझेंगे सर, पहला आवर्त। ये यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, इसको हम लोग दूसरा आवर्त समझेंगे। फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा, तीसरा आवर्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, चौथा आवर्त हो जाएगा। और ये सर पांचवा आवर्त हो जाएगा। और ये बताइए, आप कहिएगा छठा आवर्त हो जाएगा। और ये सर सातवां आवर्त हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आप कहेंगे सर 7 ही आवर्त हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व मौजूद होगा, में 8, तीसरे में 8, फिर चौथे में 18, पांचवें में 18, छठा में 32 और सातवां में 32। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। आप देखिए, आप कहेंगे सर दूसरे और तीसरे में 8 तत्व मौजूद हैं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपसे इस पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि छठा आवर्त में कितना तत्व मौजूद है, सातवां में कितना मौजूद है, आप आसानी से बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत डैश है। अब देखिए, आप सभी कंफ्यूज करना शुरू हो गए होंगे। हमसे पूछा जा रहा है सीसा पेंसिल, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सीसा पेंसिल लिखा हुआ रहे या सिर्फ और सिर्फ सीसा लिखा हुआ रहे। पेंसिल बनने में किसका उपयोग किया जाता है सर, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, और इसमें सीसा का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत डैश है, आप कह रहे हैं पेंसिल बनने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, शीशा का नहीं, तो जाहिर सी बात है कि शीशा का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो सर 0% हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। अभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रेफाइट क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कार्बन के 3 पॉपुलर अपरूप हैं, एलोट्रॉप हैं। कौन कौन सा, तो पहला है आपका हीरा, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा है आपका बकीबॉल। तीसरा कौन सा है, बकीबॉल। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ग्रेफाइट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। बकीबॉल क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। ध्यान में रखिएगा, प्रकृति में सबसे ठोस पदार्थ किसको बोला जाता है, हीरा को बोला जाता है। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सर हीरा का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका बकीबॉल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सर इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि बनावट होता है वो फुटबॉल के जैसा होता है।
आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप में कार्बन के सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बकीबॉल में कार्बन के सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? तो सर 60 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु सर? 60 परमाणु होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है निकेल क्रोमियम, निकेल कोबाल्ट, निकेल कैल्शियम, निकेल कॉपर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग बचपन से रटते आए हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है ये जो है ये लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन सब का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो हम सभी कहते हैं कि निकेल और क्रोमियम को जब मिश्रित किया जाता है लोहा के साथ तब हम लोगों को क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील जो है ये क्या है सर? मिश्र धातु है। क्या है सर? मिश्र धातु है। और मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? एलॉय कहते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टेनलेस स्टील की खोज किसने करा, स्टेनलेस स्टील की खोज किसने करा, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर स्टेनलेस स्टील की खोज हैरी ब्रियरली नामक वैज्ञानिक ने करा। स्टेनलेस स्टील की खोज किसने करा? हैरी ब्रियरली नामक वैज्ञानिक ने करा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ये कोशिकांग क्या होता है, ये कोशिकांग क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह आपके बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह के अंग हैं, ठीक उसी तरह कोशिका के अंदर भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह के अंग होते हैं। और इसको हम लोग लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इन सारे चीज़ से जानते हैं या इन सारे नाम से जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंग को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। हमेशा ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? तो एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि पशु कोशिका में पाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लाइसोसोम का खोज किसने करा, तो आप सभी कहेंगे लाइसोसोम का खोज डी डवे नामक वैज्ञानिक ने करा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो गोल्जी बॉडी भी है, हमारे ऑप्शन में गोल्जी बॉडीज भी हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये भी क्या है सर? सेल का ऑर्गेनेल्स है, यानी कि कोशिकांग है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने करा, इसके नाम से ही स्पष्ट है, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने करा। किसने करा सर? कैमिलो गोल्जी ने करा। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में सेंट्रोसोम भी है, हमारे ऑप्शन में सेंट्रोसोम भी है, तो इसका हिंदी क्या होता है? तो सर इसका हिंदी तारककाय होता है। आप कहिएगा इसका खोज किसने करा सर? तो टी बॉवेडी नामक वैज्ञानिक ने करा। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में राइबोसोम भी है, राइबोसोम। तो ध्यान में रखिएगा कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहलाता है, किसका? कोशिका का। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि राइबोसोम का खोज किसने करा, तो जी.ई. पैलेट ने करा। किसने करा सर? जी.ई. पैलेट ने राइबोसोम का खोज करा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबॉडी, फिर दूसरा ऑप्शन है इनमें से सभी, तीसरा ऑप्शन है एंजाइमो और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली इन सभी का क्या होता है, अभिन्न अंग माना जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो आपका एंजाइम होता है या फिर एंटीबॉडी होता है या फिर कोशिका झिल्ली होता है, वो सभी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर जब इन सारे का उपयोग हो, जब इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो आप सभी कहेंगे एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और आपको ये चीज़ मालूम ही होगा कि प्रोटीन का निर्माण जो है वो किससे होता है, तो सर आप सभी कहते हैं अमीनो अम्ल से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कछुआ, मगरमच्छ, टोड, सर्प। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि ये सर सरीसृप वर्ग क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, सरीसृप को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेप्टाइल्स कहते हैं। और ये वैसे प्राणी होते हैं जो रेंग करके चलते हैं। आप कहेंगे सर कछुआ तो रेंग करके चलता है, मगरमच्छ भी रेंग करके चलता है और सांप तो रेंग करके ही चलता है, यानी कि कछुआ, मगरमच्छ और सर्प ये तीनों क्या हैं सर, सरीसृप वर्ग में हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन सी में जो टोड दिया हुआ है ये रेंग करके नहीं चलता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सबों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर जब ये टोड सरीसृप नहीं है तो क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, टोड जो है आपका ये उभयचर कहलाता है, यानी कि एम्फीबियन है। टोड आपका क्या है सर, एम्फीबियन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एम्फीबियन वो होते हैं जो जल और थल दोनों में रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, छोटी आंत, ग्रासनली, यकृत। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो पितरस निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइल जूस, ये कहाँ से निकलता है, तो सर ये यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से, यानी कि लीवर से निकलता है। ध्यान में रखिएगा कि पितरस यकृत से निकलता है, लेकिन ये पितरस स्टोर कहाँ पे होता है, पितरस स्टोर कहाँ पे होता है, यानी कि संग्रहित कहाँ पे होता है, तो सर पितरस जो है ये संग्रहित पित्ताशय में होता है, यानी कि गोल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है सर? गोल ब्लैडर में होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। आप सभी कहेंगे यकृत से होता है, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मानव में पितरस का संग्रहण कहाँ पे होता है, तो आप कहते हैं पित्ताशय में होता है। ध्यान में रखिएगा कि यकृत जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो सर यकृत को शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहते हैं। यकृत को शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो अग्नाशय भी दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में अग्नाशय भी दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, अग्नाशय का ही इंग्लिश क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। और ये जो अग्नाशय है सर, इसको शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि बोला जाता है। इसको शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर अग्नाशय से क्या निकलता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपके बॉडी में पाचन के लिए ट्रिप्सिन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में छोटी आंत है, तो भाई छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और फिर कहेंगे सर ग्रास नली भी है, तो सर ग्रास नली जिससे आपका खाना बकल कैविटी से कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्रास नली बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। आपका ऑप्शन है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रसार। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है ये ब्रिक में होता है। कहाँ पे सर? ब्रिक, यानी कि किडनी में होता है। आप कहिएगा कि सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, आप कह रहे हैं उत्सर्जन से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होता है, तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए होता है सर। और कहाँ पे होता है, तो ब्रिक में होता है।
आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में श्वसन दिया हुआ है, तो श्वसन की क्रिया से हम लोगों को क्या मिलती है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि श्वसन की क्रिया से ही आप लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलता है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर श्वसन की क्रिया से एनर्जी कैसे मिलती है। तो भाई मेरे, आप जो खाना खाते हो तो उस खाने का क्या होता है, पाचन होता है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो पाचन की क्रिया के बाद सिंपल फूड मटेरियल में तब्दील हो जाता है। और जब आप सांस लेते हो तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो ऑक्सीजन पचे हुए खाना को क्या करता है, ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा का निष्कासन कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि श्वसन की क्रिया से हम लोग को क्या मिलती है सर, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा आपको किस रूप में मिलती है, तो गुरुजी एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पे आपसे एडीपी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो गुरुजी इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोलेक्टिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। आप सभी कहेंगे कि सर मेल में तो एक ही प्रकार का हार्मोन पाया जाता है और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्रोलेक्टिन भी है, तो ये किस टाइप का हार्मोन है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, प्रोलेक्टिन। अब यहाँ पे लेक्ट शब्द से आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप कहेंगे सर लेक्ट तो लेक्टोमीटर यानी कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, तो सर यहाँ पे शुद्धता नहीं मापते हैं। लेक्ट का मतलब क्या होता है, दूध होता है। तो ये जो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन है सर, ये फीमेल के बॉडी में दूध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ये फीमेल के बॉडी में दूध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एड्रेनलिन भी है, तो आपके अंदर जो इमोशंस आता है वो किस हार्मोन के चलते, तो सर एड्रेनलिन हार्मोन के चलते। किस हार्मोन के चलते, तो सर एड्रेनलिन हार्मोन के चलते। और ये एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, तो एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो एस्ट्रोजन भी है। आपको मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये सब क्या है सर, ये सब के सब फीमेल हार्मोन है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र, फिलामेंट। आप सभी कहेंगे कि सर परागकण जो है वो परागकोश में रहता है और इसी के द्वारा उत्पन्न भी किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो परागकोश है इसको क्या बोला जाता है सर, तो परागकोश का पुष्पीय पौधा का नर जनन भाग बोला जाता है। नर जनन भाग बोला जाता है। आप कहेंगे सर अंडाशय भी है, तो अंडाशय का मतलब ओवरी हो गया। वर्तिकाग्र भी है ऑप्शन में, तो सर इसी को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और फिर है आपका ऑप्शन में फिलामेंट। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका परागकोश होता है वो एक डंठल के सहारे क्या रहता है सर, टिका रहता है, और इसी डंठल को क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है पशु प्रजातियों की दीर्घायु, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों का प्रवास, और चौथा ऑप्शन है मानवीय व्यवहार के पैटर्न। क्या होगा इसका आंसर। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि ये अनुवर्तन क्या होता है और किस में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अनुवर्तन जो है ये पौधे में होता है। किस में होता है, पौधे में होता है। अब ये होता क्या है सर, तो बाह्य उद्दीपन के द्वारा यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के चलते पौधे में जो दिशात्मक विकास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। आप देखे होंगे कि जो आपका सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूरज की ओर हमेशा झुका हुआ रहता है। पौधे का जो जड़ होता है सर वो क्या होता है, पानी की खोज में बहुत ही अंदर तक धंसा हुआ रहता है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि बाह्य उद्दीपन के चलते पौधे के अंदर जो दिशात्मक विकास होता है, किसी एक डायरेक्शन में झुक जाना जो है या किसी एक डायरेक्शन में उसके अंगों का चलते चला जाना, क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर पौधे में प्रकाश के चलते अनुवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और अगर किसी पौधे में क्या हो रहा है सर, जल के चलते
उसका कोई अंग खींचा हुआ जा रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। और अगर किसी पौधे में किसी केमिकल के प्रति झुकाव है तो सर उसको हम लोग केमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? केमोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि बाह्य उद्दीपन के चलते पौधे के किसी खास अंग का उसकी ओर झुक जाना या उसी दिशा में चलते रहना क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, आप सभी कहेंगे किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।